हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन होने के कारण क्या थे, क्यों शुरू करना पड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ बताऊंगा। जैसा कि 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में रावी नदी के तट पे रात्रि 12 बजे कांग्रेसियों का एक महाधिवेशन आयोजित किया जाता है और इसमें संकल्प लिया जाता है कि हम लोग प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाती है। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार होने के पश्चात क्योंकि महात्मा गांधी भी 1924 से लेकर 1929 तक विभिन्न प्रांतों का दौरा कर लिए होते हैं, जनमानस को तैयार कर लिए होते हैं और एक व्यापक पैमाने पर जन आंदोलन शुरू करने के पक्ष में हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में 14 से 16 फरवरी 1930 को कांग्रेसियों की एक बैठक होती है साबरमती आश्रम में। कांग्रेसियों की बैठक होती है। इस बैठक में कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी को संपूर्ण अधिकार दे दिया आंदोलन शुरू करने का। जब महात्मा गांधी को संपूर्ण अधिकार मिल जाता है तो महात्मा गांधी यंग इंडिया में अपने पत्रिका यंग इंडिया में एक लेख लिखते हैं और लेख लिखते हुए वायसराय को चेतावनी देते हैं। उसमें भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन होते हैं। तो इसमें यंग इंडिया में 11 शर्तों का उल्लेख करते हैं और वह आश्वासन देते हैं वायसराय को कि यदि हमारी 11 शर्तें मान ली गई तो हम ब्रिटिश सरकार को सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम सुनने को नहीं मिलेगा। वही 11 शर्तें कौन कौन सी थी? पहली शर्त थी कि पूर्ण नशाबंदी हो। दूसरी शर्त उनकी थी कि मुद्रा विनिमय में 1 रुपया जो है, 1 रुपया वह 1 सीलिंग और 4 पैसे के बराबर किया जाए। 1 सीलिंग 4 पैसे के बराबर किया जाए। तीसरी उनकी शर्त थी मालगुजारी आदि कर दिया जाए। मालगुजारी आधी कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, या जो कर हैं उन करों को आधा कर दिया जाए और विधानमंडल के नियंत्रण में इस मालगुजारी को रखा जाए। मालगुजारी को विधानमंडल के नियंत्रण में रखा जाए। चौथी शर्त थी महात्मा गांधी की नमक कर बंद हो। पांचवी शर्त थी महात्मा गांधी की कि सैनिक व्यय में कमी की जाए। छठी शर्त थी अधिकारियों के वेतन भत्ते में कटौती की जाए। सातवीं शर्त थी विदेशी वस्तुओं पर तट कर लगाया जाए। आठवीं शर्त थी कि तटीय व्यापार संचरण कानून बनाया जाए। नवीं शर्त थी कि राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए सिवाय हिंसात्मक बंदियों को छोड़कर, यानी कि जो हत्या किए हैं और हत्या के अपराध में जो जेल में बंद हैं उनको छोड़कर सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए और जो निर्वासित हैं, जो भारत से निर्वासित कर दिए गए हैं, उन निर्वासितों को वापस बुलाया जाए। 10वीं शर्त महात्मा गांधी की थी खुफिया पुलिस एजेंसी जो थी उसको तोड़ दिया जाए। खुफिया पुलिस तोड़ दिया जाए। और 11वीं शर्त थी जो महात्मा गांधी की, वह थी कि हथियारों के लाइसेंस सबको प्रदान किए जाएं। आत्मरक्षार्थ हेतु हथियारों के लाइसेंस प्रदान किए जाएं।
तो इस तरह से महात्मा गांधी यंग इंडिया में 11 शर्तों का उल्लेख करते हैं और वायसराय को चेतावनी देते हैं कि यदि 11 शर्तें मान ली गई तो हम असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिलता है, वायसराय की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिलता है और गिरफ्तारियां जारी रहती हैं। गिरफ्तारियां राजनीतिक नेताओं की, कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां जारी रहती हैं। यहां तक कि सुभाष चंद्र बोस को भी गिरफ्तार किया जाता है 1930 में सुभाष चंद्र बोस को भी गिरफ्तार किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को भी गिरफ्तार किया जाता है और इनको 1 वर्ष की कड़ी सजा हो जाती है। 1 वर्ष की कड़ी सजा हो जाती है। फिर महात्मा गांधी अपने एक मित्र रेजिनल रेनाल्ड्स के माध्यम से समझौते के एक और प्रयत्न करते हैं। लेकिन वायसराय की तरफ से कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिलता है, जवाब नहीं मिलता है। वायसराय कहता है कि महात्मा गांधी का आंदोलन, वायसराय की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है, कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है। ऐसे में महात्मा गांधी कहते हैं कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी और मुझे पत्थर ही मिले। ऐसे में महात्मा गांधी अब आंदोलन शुरू करने के लिए विवश हो जाते हैं। उन्होंने निश्चय कर लिया आंदोलन शुरू करने के लिए। और चूंकि महात्मा गांधी आंदोलन शुरू करना नहीं चाहते थे, वह चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार उनकी बात मान जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार उनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब आंदोलन शुरू करने का निश्चय महात्मा गांधी ने कर लिया और इस बार उनका उद्देश्य था नमक कानून का उल्लंघन करना, नमक कर का उल्लंघन करना। जो उसमें नमक पर भी कर लगा दिया गया था। ऐसे में महात्मा गांधी नमक कानून का उल्लंघन करने का निश्चय कर लेते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं पानी से पृथक नमक नाम की कोई चीज नहीं है, नमक पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए, गरीबों को और अधिक गरीब नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसे में महात्मा गांधी अब आंदोलन शुरू करने का आह्वान करते हैं लोगों से और 11 मार्च 1930 को साबरमती के आश्रम में फिर बैठक होती है। साबरमती आश्रम में फिर बैठक होती है, कांग्रेसियों की बैठक होती है और इस बैठक में करीब 75,000 कार्यकर्ता एकत्रित होते हैं। महात्मा गांधी 75,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और इनमें से चुने हुए 79 यानी कि 79 कार्यकर्ताओं को महात्मा गांधी अपने साथ ले लेते हैं और महात्मा गांधी इस सभा में कहते हैं कि हमें नमक कर कानून का उल्लंघन करना चाहिए, हमें अब नमक पर टैक्स नहीं देना होगा, हमें नमक कानून को तोड़ना होगा और इसके लिए हमें खुद नमक बनाना होगा। और महात्मा गांधी ये निश्चय करते हैं कि हम दांडी तट जाएंगे। दांडी तट गुजरात में पड़ता है। दांडी तट जाएंगे और दांडी तट जाकर हम नमक कानून का उल्लंघन करेंगे, अपने हाथों से नमक बनाएंगे। ऐसे में 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी अपने 79 कार्यकर्ताओं को साथ लेकर साबरमती आश्रम से निकल पड़ते हैं और उनका प्रारंभ होता है दांडी यात्रा। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा प्रारंभ होती है और इस महात्मा गांधी जब साबरमती आश्रम से निकलते हैं तो केवल 79 कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन जब दांडी तट पर पहुंचते हैं 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी तट पहुंचते हैं। दांडी तट पहुंचे
दांडी तक पहुंचे। दांडी तक पहुंचते हैं महात्मा गांधी 5 अप्रैल 1930 को। महात्मा गांधी जब अपने साबरमती आश्रम से चले थे तो सिर्फ 79 कार्यकर्ता थे, लेकिन दांडी तक पहुंचते पहुंचते इनकी संख्या हजारों में हो जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू पहले ही निकल लेते हैं। वो पहले ही चलकर जिन रास्तों से महात्मा गांधी को दांडी तक जाना था, उन रास्तों पे जितने भी गांव थे सारे गांव वालों को तैयार करते हैं। और इस तरह से महात्मा गांधी जब जिधर निकलते हैं, हर गांव से कुछ न कुछ भीड़ उसमें शामिल हो जाती है। महात्मा गांधी दांडी तक पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी तट पर पहुंच जाते हैं सुबह में, और फिर अपने हाथों से नमक बनाते हैं अपने हाथों से नमक उन्होंने बनाया और जनता से अपील की कि गांव हर गांव में माताओं, बहनों, भाइयों को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए। हमें नमक कानून का उल्लंघन करना होगा। तो इस तरह से महात्मा गांधी की अपील रंग लाती है। और जब महात्मा गांधी की अपील रंग लाती है तो गांव जो भी तटीय प्रदेश थे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, जितने भी तटीय प्रदेश थे, सारे तटीय प्रदेशों में लोग नमक बनाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब गांव में तटीय प्रदेशों में गांव वालों के द्वारा नमक बनाया जाता है, नमक कानून का उल्लंघन किया जाता है, नमक कानून का सरेआम उल्लंघन किया जाता है। और जैसे नमकने कार्यकर्ता होते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा। 14 अप्रैल 1930 को नेहरू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नेहरू को गिरफ्तार हो जाते हैं, नेहरू भी गिरफ्तार हो जाते हैं। 14 अप्रैल 1930 को नेहरू भी गिरफ्तार हो जाते हैं। 4 मई को महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। 4 मई 1930 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारियां जारी रहती हैं और इस आंदोलन में कर न दो आंदोलन भी शामिल हो जाता है, क्योंकि जो पूर्वी प्रदेश थे, जो तटीय प्रदेश नहीं थे, उन प्रदेशों में कर न दो कानून चलाया जाता है। जैसे पूर्वी प्रदेश में गुजरात के, जैसे कि बारदोली में, खेड़ा में, पंजाब में वगैरह विभिन्न प्रांतों में कर न दो आंदोलन भी इसमें शामिल हो जाता है और लोग अब कर न दो आंदोलन भी चलाने लगते हैं। आंदोलन पूरे जोश से पूरे देश में फैल जाता है और जगह जगह नमक बनने लगते हैं और इसके साथ ही साथ विदेशी वस्त्रों का भी बहिष्कार शामिल हो जाता है। शराब की दुकानों के सामने धरना दिया जाता है, विदेशी वस्त्रों की दुकानों के सामने धरना दिया जाता है और इसमें महिलाएं भी, लड़कियां भी, नवविवाहिता और विधवाएं भी इसमें शामिल हो जाती हैं। यानी कि महिलाओं का एक विशाल हुजूम इसमें शामिल हो जाता है। जगह जगह विदेशी वस्त्रों के दुकानों के सामने धरना दिया जाता है, शराब के दुकानों के सामने धरना दिया जाता है और गिरफ्तारियां ब्रिटिश सरकार के द्वारा जारी रहती हैं। क्योंकि महात्मा गांधी ने अपील की थी, असहयोग आंदोलन में भी अपील उन्होंने की थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी अपील की थी कि नौकरियों का बहिष्कार। ऐसे में गुजरात और विभिन्न प्रांतों को लेकर करीब 200 पटवारियों ने अपने नौकरियों से त्यागपत्र दे दिया। तो नौकरियों से त्यागपत्र जारी रहा, लोग नौकरियों से त्यागपत्र देने लगे, फिर शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करने लगे, शराब के दुकानों के सामने धरना देने लगे, विदेशी वस्त्रों के दुकानों के सामने धरना देने लगे और इसमें जो छोटे मोटे व्यापारी थे वह भी शामिल हो जाते हैं। क्योंकि 4 मई 1930 को महात्मा गांधी गिरफ्तार हो जाते हैं और इस गिरफ्तारी का जबरदस्त विरोध होता है। यहाँ तक कि बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, महाराष्ट्र में व्यापक पैमाने पर हड़तालें की जाती हैं, प्रदर्शन किया जाता है और जुलूस निकाला जाता है। जितनी भी बंबई में, गुजरात में जितनी भी मिलें थी, उन मिलों में मजदूर जो काम करने वाले थे हड़ताल पर चले जाते हैं और करीब 16 अंग्रेजों की जो 16 मिलें होती हैं वह बंद हो जाती हैं। 16 मिलें बंद हो जाती हैं, मजदूर हड़ताल कर देते हैं। इसी के साथ साथ जो नमक कानून था,
नमक कानून, उसका उल्लंघन तो हो ही रहा था। साथ में जितने भी नमक गोदाम थे, ब्रिटिश सरकार के नमक गोदाम थे, गोदाम, नमक गोदाम, इस नमक गोदामों पर भी धावा बोला जाने लगा, धावा बोला जाने लगा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा। जैसे कि 21 मई 1930 को, 21 मई 1930 को धरासना में नमक का गोदाम था। उस नमक के गोदाम पर कांग्रेसियों के द्वारा हमला किया गया और इसका नेतृत्व कर रहे थे गांधी जी के मित्र, अफ्रीकी आंदोलन के दौरान गांधी जी के मित्र इमाम साहब और सरोजनी नायडू भी इसका नेतृत्व कर रही थी। करीब 2000 कार्यकर्ताओं के साथ लेकर धरासना पर हमला बोल देते हैं और कई जत्था इसमें होता है। पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की जाती है, बारी बारी से कई जत्था जाता है और पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की जाती है। किसी के सर फट गए थे, लोगों के सफेद कपड़े खून से तरबतर हो गए थे। जैसा कि अंग्रेजी पत्रकार मिलर लिखते हैं कि मैंने 18 वर्षों के दौरान ऐसे दृश्य नहीं देखे। तो धरासना पर बड़े पैमाने पर हमला किया जाता है, नमक के गोदाम को लूटा जाने लगता है। वहीं बंबई के वडाला में नमक गोदामों पर हमला किया जाता है और इसी तरह से कर्नाटक के शेनिकट्टा में गोदामों पर हमला किया जाता है। मद्रास में नमक गोदामों पर हमला किया जाता है। जितने भी ब्रिटिश सरकार के नमक गोदाम थे, सारे नमक गोदामों पर कांग्रेसियों के द्वारा हमला किया जाने लगता है, नमक को लूटा जाने लगता है। ऐसे में चूंकि कर न अदा करने का भी आंदोलन चला था और यह व्यापक पैमाने पर चला था। पूर्वी प्रदेश, गुजरात, खेड़ा, बड़ोदरा, भड़ोच इत्यादि स्थानों पर व्यापक पैमाने पर यह कर न दो आंदोलन चलाया गया था। इसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1930 के अंत तक उनके गांव पर भी धावा बोला जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल गांव छोड़कर जंगल में भाग जाते हैं। गांव छोड़कर कहां भाग जाते हैं? जंगल में चले जाते हैं और जंगल में तब तक रहते हैं जब तक 1931 में शांति कायम न की गई, शांति कायम न की गई। तो इस तरह से खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर भी बड़े पैमाने पर जुलूस निकाला जाता है, हड़ताल होती है, प्रदर्शन होता है। पेशावर में खुदाई खिदमतगारों के नेतृत्व में यह नमक आंदोलन और कर न दो आंदोलन चलाया जाता है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत जो था उसमें खान अब्दुल गफ्फार खान का भी काफी प्रभाव था। उनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सीमांत गांधी भी इनको कहा जाता है। तो इस तरह से पूरे देश में बड़े पैमाने पर नमक आंदोलन चलता है। इसको हम कई नामों से जानते हैं, जैसे दांडी आंदोलन, नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल नाफरमानी आंदोलन, कई नामों से इसको हम जानते हैं। इसी बीच महात्मा गांधी को चूंकि जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, आंदोलन अपना प्रगति पर होता है, चरम पर होता है। करीब लाखों कार्यकर्ता जेल में होते हैं, कई बड़े नेता जेल में होते हैं। ऐसे में आंदोलन को शांत करने के लिए एक अंग्रेजी पत्रकार होता है मिस्टर सोलो कॉम्ब, एक अंग्रेजी पत्रकार होता है। यह शांति का प्रयत्न करता है, आंदोलन को शांत करने के लिए काफी प्रयास करता है और इसके लिए एम एस जयकर और तेज बहादुर सप्रू से यह मुलाकात करता है। नैनी जेल में मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू बंद थे, उनसे जाकर मुलाकात करता है। यरोदा में महात्मा गांधी बंद थे, यरोदा जेल में महात्मा गांधी बंद थे और महात्मा गांधी से जाकर भी मुलाकात करता है, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकलता है। ऐसे में डॉक्टर
जयकर और तेज बहादुर सप्रू ने मध्यस्थता की। अंग्रेजी सरकार चाहती थी, क्योंकि ये उदारवादी नेता थे, और यह जयकर और तेज बहादुर सप्रू अब आंदोलन की शांत करने के लिए मध्यस्थता करना शुरू कर देते हैं। एम.एस. जयकर और तेज बहादुर सप्रू ये नर्मदा जेल जाते हैं और महात्मा गांधी से बातचीत करते हैं। महात्मा गांधी अपनी कुछ शर्तें रखते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि यदि ब्रिटिश सरकार यह शर्तें मान ली जाती है तो आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। महात्मा गांधी या कांग्रेस की वो शर्तें कौन सी होती है? कुछ शर्तें होती हैं, जैसा कि पहली शर्त है कि भारतीयों को यह अधिकार प्रदान किया जाए कि वह ब्रिटिश साम्राज्य से पृथक हो सकें। ब्रिटिश साम्राज्य से पृथक हो सकें। दूसरी शर्तें थी, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य से पृथक होने का निर्णय ले सकें। दूसरी शर्त थी कि एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए और इसको आर्थिक और प्रतिरक्षा संबंधी सभी अधिकार मिलें। तीसरी शर्त सार्वजनिक ऋणों की निष्पक्ष जांच की जाए। चौथी शर्त थी इनकी कि राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। ये 4 शर्तें महात्मा गांधी की थीं और महात्मा गांधी की तरफ से यह शर्तें आरोपित की गई थी ब्रिटिश सरकार के ऊपर कि यदि ब्रिटिश सरकार ऐसा कार्य करेगी तो हम आंदोलन स्थगित कर देंगे। लेकिन जो वायसराय था, लॉर्ड इरविन था, वह शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। उसने शर्तों को मानने से असफलता जताई और यह जो समझौते का प्रयत्न था यह असफल हो गया। इसी बीच 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सभी नेताओं से भाग लेने की अपील की गई, सभी दलों से भाग लेने की अपील की गई, लेकिन कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग गई और अन्य नेता भाग लेने के लिए इसमें गए, लेकिन कांग्रेसियों ने इसमें भाग नहीं लिया। परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था उसमें भारतीय समस्या का कोई हल नहीं निकला भारतीय समस्या का। अब ब्रिटिश सरकार जान जाती है, लॉर्ड इरविन जान जाते हैं, जो वायसराय होते हैं, गवर्नर जनरल होते हैं, वह जान जाते हैं कि अब महात्मा गांधी के बिना यह समझौता नहीं किया जा सकता, शांति कायम नहीं की जा सकती। अतः ब्रिटिश सरकार के द्वारा 25 जनवरी 1931 को महात्मा गांधी को रिहा कर दिया जाता है। महात्मा गांधी को रिहा कर दिया जाता है महात्मा गांधी को, और महात्मा गांधी से अब समझौते के प्रयत्न किए जाते हैं। 17 फरवरी 1931 को लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच समझौता होता है। यह वार्ता चलती रहती है और 5 मार्च 1931 को यह समझौता संपन्न होता है, जिसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। इसमें सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था, सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि पहली शर्त, राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाएगा। राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाएगा। दूसरी शर्त यह थी इसमें कि जो जितने अध्यादेश जारी किए गए हैं वह सारे अध्यादेश वापस ले लिए जाएंगे।
तीसरी शर्त थी कि जिनकी संपत्ति आंदोलन के दौरान जिनकी संपत्तियां जब्त की गई हैं उनकी संपत्तियां उनको वापस प्रदान कर दी जाएंगी। संपत्तियां वापस की जाएंगी। आंदोलन के दौरान जितनी भी जिन लोगों की संपत्तियां जब्त की गई थी उन लोगों की संपत्तियां वापस की जाएगी। चौथी शर्त थी कि अब ब्रिटिश सरकार बिना कर के नमक बनाने देगी। पांचवी शर्त थी कि जिन लोगों को आंदोलन के दौरान नौकरियों से निकाला गया है या नौकरियों से जिन्होंने त्याग पत्र दिया है उनको नौकरियों के संबंध में वापस करने के संबंध में उदार नीति अपनाई जाएगी। किसके संबंध में? नौकरियों के संबंध में उदार नीति अपनाई जाएगी। तो इस तरह से सरकार के द्वारा ये समझौते किए जाते हैं। आश्वासन दिया जाता है कि यदि आंदोलन स्थगित हो जाता है तो इस तरह से होगा। वहीं महात्मा गांधी की शर्तें होती हैं। महात्मा गांधी की जो शर्तें होती हैं वो पहली शर्त महात्मा गांधी की होती है। महात्मा गांधी की पहली शर्त होती है कि इस आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। यदि ब्रिटिश सरकार ऐसा करती है तो इस आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। दूसरी शर्त होती है कि पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। महात्मा गांधी की तीसरी शर्त होती है कि ब्रिटिश माल का बहिष्कार राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं किया जाएगा। ब्रिटिश माल का बहिष्कार राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं किया जाएगा। चौथी शर्त महात्मा गांधी की थी कि यदि ब्रिटिश सरकार समझौते का उल्लंघन करती है तो आंदोलन पुनः शुरू कर दिया जाएगा, प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस तरह से लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच समझौता हो जाता है और समझौते के तहत महात्मा गांधी इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लेते हैं। परंतु समझौते की आलोचनाएं होने लगती है। श्री भसानी के द्वारा आलोचनाएं करती हैं। श्री भसानी यह लिखते हैं कि एक तरफ ब्रिटिश सरकार ने यह सोचा कि लॉर्ड इरविन ने ब्रिटेन को बेच दिया है, एक तरफ से भारतीयों ने सोचा कि गांधी ने भारत को ब्रिटिश सरकार के हाथों बेच दिया है। के.एम. मुंशी भी आलोचना करते हैं। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस सारे नेता इसके विरोधी हो जाते हैं, आंदोलन स्थगित करने के पक्ष में नहीं होते हैं। और इसी बीच 25 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अध्यक्ष कौन होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अध्यक्ष होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत मुश्किल से इस समझौते को लागू करा पाने में समर्थ होते हैं। परंतु इस कराची अधिवेशन से पहले 23 मार्च 1931 को 3 क्रांतिकारियों की फांसी दे दिया जाता है। सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु।
इन तीन क्रांतिकारियों को फांसी दे दिया जाता है और 24 मार्च को पूरे देश में शोक रहता है। 23 और 24 मार्च को पूरे देश में शोक रहता है। हड़तालें होती हैं, प्रदर्शन होते हैं, कहीं कहीं दंगे भी, ब्रिटिश सरकार और भारतीयों के भी दंगे भी उत्पन्न हो जाते हैं। चूंकि 25 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत मुश्किल से समझौते को स्वीकार कराते हैं। 17 अप्रैल 1931 को अब इरविन को वापस बुला लिया जाता है और 17 अप्रैल 1931 को लॉर्ड विलिंगटन आ जाते हैं। लॉर्ड विलिंगटन आ जाते हैं। जब लॉर्ड विलिंगटन आ जाते हैं तो लॉर्ड विलिंगटन समझौते में कोई रुचि नहीं दिखाते हैं, समझौते में। 17 अप्रैल 1931 को लॉर्ड विलिंगटन आ जाते हैं। लॉर्ड विलिंगटन समझौते में कोई रुचि नहीं दिखाते हैं। वहीं 7 अप्रैल 1931 को 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भी भाग लेने के लिए जाते हैं। 29 अगस्त 1931 को महात्मा गांधी ब्रिटेन के लिए रवाना हो जाते हैं, इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाते हैं। महात्मा गांधी इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाते हैं और दिसंबर 1931 में महात्मा गांधी भारत आते हैं। दिसंबर 1931 में महात्मा गांधी भारत आए। 1931 में जब महात्मा गांधी भारत आते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उस समय गए थे जब ब्रिटेन में अनुदार दल की सरकार थी और कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में भारत आ जाते हैं और फिर से आंदोलन शुरू करने का आह्वान करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड जाते हैं तो जब लॉर्ड विलिंगटन आता है तो यह समझौते में कोई रुचि नहीं दिखाता। यह फिर यह दमन करने को उतारू हो जाता है। जहां सभाएं होती वहां लाठीचार्ज करवाना, गोली चलाना, लोगों को बंदी करना, जेल में बंद करना, ये सब आम बात हो गई थी। यानी कि सरकार के द्वारा दमन जारी रहा। गांधी इरविन समझौते का कोई परिणाम नहीं निकला और यह 1932 तक आंदोलनकारियों की संख्या करीब कितनी हो गई थी? 1 लाख लोग कहाँ थे? जेल में बंद हो गए थे। करीब 1 लाख लोग जेल में बंद हो गए थे। 1932 में महात्मा गांधी को फिर गिरफ्तार किया जाता है। महात्मा गांधी को फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है और 8 मई 1933 को महात्मा गांधी को रिहा किया जाता है। 8 मई 1933 को इनको रिहा किया जाता है। महात्मा गांधी को रिहा किया जाता है। महात्मा गांधी जब जेल से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि आंदोलन अब शिथिल पड़ता जा रहा है। लोग अधिक से अधिक जेलों में बंद हो गए थे। अब भीड़ इकट्ठी करनी मुश्किल हो गई थी। लोग थक गए थे, हार चुके थे। ऐसे में महात्मा गांधी अब व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने का आह्वान करते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने का लोगों से आह्वान करते हैं और अब व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे उत्साह लोगों का समाप्त हो जाता है और 17 अप्रैल 1934 को
1934 को यह आंदोलन भी किया जाता है स्थगित, महात्मा गांधी स्थगित कर देते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि यह आंदोलन सबसे लंबा चला, 1930 में शुरू होता है और यह 1934 तक चलता रहता है। लगभग 4 वर्षों तक यह आंदोलन चलता रहता है, यानी कि सभाएं होती हैं, प्रदर्शन होते हैं, हड़ताल होती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, धरना प्रदर्शन होता है दुकानों के सामने, कानून का उल्लंघन होता है, कर न दो आंदोलन चलाया जाता है। ये आंदोलन छिटपुट करके चलता रहता है, पूरे देश में चलता रहता है और 1932 तक कैदियों की संख्या करीब 1 लाख के पार हो जाती है। सरकार के द्वारा दमनात्मक कार्रवाई जारी रहती है, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं होता है। लेकिन 1934 तक आते आते लोग, गांधी जी को ऐसा लगा कि लोग अब आंदोलन में रुचि लेना कम कर दिए हैं, क्योंकि अधिकांश लोग जेल में बंद हो गए थे और अब जनता को एकत्रित करना मुश्किल हो रहा था। नेता भी जेल में हो गए थे, नेतृत्व करने वाला कोई स्थानीय, जगह जगह स्थानीय नेताओं का अभाव हो गया था जो नेतृत्व करने वाले थे। ऐसे में महात्मा गांधी अब 1934 में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लेते हैं। इस तरह से 1930 में शुरू हुआ यह आंदोलन 1934 में समाप्त हो जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे मित्रों, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। यदि मेरा ये वीडियो या मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी आप लोग लिखिएगा। जो इस वीडियो में कमियां हैं या जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।